गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे आज कोऑर्डिनेशन नंबर पार्ट 4 में हम लोग आज देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि कैसे हम किसी मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये सारा चीज़ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो या फिर गेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या डिफरेंट MSc लेवल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये बिल्कुल आप जो ये सीरीज़ में चला रहा हूँ, ये बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा है ना। बाद में फिर एक मैराथन सीरीज़ निकालूंगा जिसमें आपको सारे टॉप लेवल के जो एग्जांपल्स है उसको मैं पुट करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, है ना। अभी जो ये फिलहाल है कि ये बेसिक टू एडवांस लेवल है। मैं चाहता हूँ कि आप छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी मिस ना करें, इसको अच्छे से समझें, है ना। अभी आपके पास और कोई काम नहीं बचा है, लॉकडाउन है, आप आराम से घर में बैठ करके इजीली 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो देख सकते हैं। पहले अपना कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर लीजिए, उसके बाद फिर मैराथन सीरीज़ निकालूंगा, वो आप इजीली जो है हाई लेवल की मैराथन सीरीज़ में मेरा पार्टिकुलरली वो सब टॉपिक्स, वो सब क्वेश्चन रहेगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली उसी को एग्जाम्पल को चेंज कर करके हम डालेंगे जो कि नेक्स्ट एग्जाम में वो आ सके, है ना। क्योंकि कोई भी एग्जाम का आप देख लेंगे कि लास्ट 5 इयर्स का कॉन्सेप्ट ही उठा के देता है, वो भले क्वेश्चन का मतलब एग्जाम्पल है ना, बस डेटा को मैनिपुलेट करता है। अदरवाइज क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा जब भी पढ़ें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के लेवल पे पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम रहता है ना। बस वो क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा मॉडिफाई करते हैं, वैल्यूज मॉडिफाई करते हैं, कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स अनलिमिटेड है। तो एग्जाम्पल्स बस वो लोग देते हैं चेंज कर करके, अदरवाइज कॉन्सेप्ट। सो आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट में। और कॉन्सेप्ट कब डेवलप होगा, जब आप बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे, ना कि शॉर्टकट्स। मैं फिर से कह रहा हूँ और बार बार कहूँगा कि कभी भी किसी का बनाया हुआ शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे। आजकल आप लोग हर जगह जा करके सिर्फ शॉर्टकट्स को ही देखते हैं, है ना, कि ये कैसे निकालेंगे इजीली, वो कैसे निकालेंगे इजीली। वो नहीं करना है ना। सिंपल सा तरीका है, पहले फुल लेंथ वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, फिर शॉर्टकट यूज़ कीजिएगा। शॉर्टकट यूज़ कीजिएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय, थ्योरी पढ़ने के समय बिल्कुल नहीं, है ना। नहीं तो उस सब्जेक्ट से ही आपका भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी देखा था, वो जस्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके बाद अब सीधे हम लोग आ जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, है ना। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था, ये वैलेंस बॉन्ड, ये सब भी कभी कभी पूछ देता है। तो लिनस पॉलिंग ने, है ना, लिनस पॉलिंग ने ये थ्योरी दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो इसके अनुसार क्या कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया था। तो पहला पॉइंट क्या था उस पोस्टुलेट्स का, कि सेंट्रल मेटल जो है, ये सेंट्रल मेटल का ड्यूटी है, सेंट्रल मेटल का ड्यूटी है कि वो स्पेस प्रोवाइड कीजिए करे लिगैंड के लिए। तो वो जितना स्पेस प्रोवाइड करेगा उतना लिगैंड आके उसके साथ जुड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब सेंट्रल मेटल पे ही डिपेंड करता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब कितने लिगैंड आके जुड़ेंगे, है ना। हाउ मेनी लिगेंड्स, ठीक है, कितने लिगेंड्स आकर के जुड़ेंगे, ये डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल में डी ऑर्बिटल कितने एम्प्टी है और कितने लिगेंड को अपने में ऑक्युपाई कर सकेगा, है ना। तो लिगेंड तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे और वो उसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एक एक डी ऑर्बिटल में जा करके जुड़ते रहेंगे, है ना। तो ये पूरी डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल पे कि ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करे, ये कितना नंबर ऑफ, है ना, कितना नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे, है ना। जितना प्रोवाइड करेगा उतना आएगा। अगर 6 प्रोवाइड किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, 6 लिगेंड आके रुकेगा। अगर 4 प्रोवाइड करे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, है ना, 4 लिगेंड आके जुड़ेगा। अगर 2 प्रोवाइड करे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, 3 तो 3, है ना। जैसा जितना प्रोवाइड करेगा, सो सारा चीज डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल पे कि कितना वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो अब इसका मतलब क्या है, जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लिगेंड से सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है आपका डी ऑर्बिटल की तरफ, है ना। मतलब लिगेंड से डी में जा रहा है, मतलब मेटल, सेंट्रल मेटल में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डोनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। सो इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या दिया था उन्होंने, कि एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ना। सो ये कोवेलेंट टाइप बॉन्ड फॉर्म होता है,
कैसे कोवेलेंट टाइप बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होकर के वो प्लस और माइनस नहीं बना रहा है ना, जैसे NaCl में प्लस और माइनस बना रहा है तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। यहाँ प्योर कोवेलेंट भी नहीं कहेंगे। प्योर कोवेलेंट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं सपोज कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया, दोनों मिल करके जो बॉन्ड बनाया वो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड है ना, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए कोवेलेंट टाइप बॉन्ड है, इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लिगैंड से जा रहा है मेटल पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बॉन्ड बना के जा रहा है ना, तो इसको हम लोग इस टाइप को बोलते हैं, कोवेलेंट टाइप बॉन्ड है ना, फॉर्म करता है। तो ये कोवेलेंट टाइप बॉन्ड कैसे पता है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, मेटल और लिगैंड के बीच में, ठीक है, मेटल और लिगैंड के बीच में, मतलब लिगैंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड टू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, है ना, इस तरह से होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से ये आपका मेटल का ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये आपका लिगैंड का है। तो मेटल का तो ये एम्प्टी है, ठीक है, लिगैंड का देखिए ये भरा हुआ है, ये लिगैंड का है, ठीक है। तो ये कहां पर हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कौन सा, तो मेटल लिगैंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये मेटल लिगैंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है, करेक्ट। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, कोवेलेंट टाइप्स बॉन्ड है, और इसमें क्या है, मेटल लिगैंड सिग्मा बॉन्ड है ये, करेक्ट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं ये, इनका तीसरा पॉइंट है कि पॉसिबिलिटीज है कि पाई बॉन्ड भी बने, है ना, पाई बॉन्ड बने। अगर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर जो मान लेते हैं कि लिगैंड मेटल के पास जरूरी नहीं कि सिर्फ d ऑर्बिटल एम्प्टी हो, उसके साथ साथ उसके पहले जो क्या कहते हैं, उसके सारा d ऑर्बिटल तो एम्प्टी नहीं रहता है ना, एक या दो रहेगा, तो उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन है पेयर अप करके रहता है, सो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तब वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लगता है, कि लिगैंड में भी मान लेते हैं कि d ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहता है। जैसे कोई लिगैंड है जो कि थर्ड शेल से बिलोंग करता है, तो थर्ड शेल से बिलोंग करेगा तो भले और p ब्लॉक अगर मान लेते हैं क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन में तो 3d है ना, 3d ऑर्बिटल्स तो है। अब क्या होगा, वो 3d ऑर्बिटल एम्प्टी है, अब क्लोरीन में यहाँ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो पूरा भरा हुआ है खचाखच। तो अब क्या होगा, इधर तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो d ऑर्बिटल उसका 3d है वो स्पेस तो खाली रह गया, उसके d में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, लेकिन वो स्पेस तो खाली रह गया। अब जिस मेटल के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, उस मेटल के d ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे उस क्लोरीन के d ऑर्बिटल में शेयर होने लगेगा, है ना, शेयर होने लगेगा, मतलब एक पार्शियल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भेजेगा, ऐसा नहीं कि बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो पार्शियल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करेगा, जिसके कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजर आता है, और वो बॉन्ड और भी नजदीक आ जाता है, मेटल टू लिगैंड बॉन्ड और भी नजदीक आ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि पाई बॉन्ड, है ना, मतलब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है ना। तो क्या है, एक पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर किस चीज का, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का, है ना, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटीज है। तो ये क्या होता है, साइड वेज ओवरलैपिंग, किसके किसके बीच में, तो ए फील्ड मेटल ऑर्बिटल टू ए एम्प्टी लिगैंड ऑर्बिटल, है ना। तो किस तरह है, मान लेते हैं कि ये हमारा मेटल ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास एक लिगैंड ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है ना। सो ये क्या करेगा, अब यहां से क्या करेगा, ऐसे, है ना, बॉन्ड बना लिया, तो ठीक है, ये बॉन्ड हमारा कौन सा हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मेटल लिगैंड पाई बॉन्ड, है ना, मेटल लिगैंड पाई बॉन्ड बनाया ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा एम्प्टी है, अभी लिगैंड, जो लिगैंड का एम्प्टी ऑर्बिटल है वो, और ये मेटल का जो डी ऑर्बिटल जो फील्ड है इलेक्ट्रॉन से, वो ऑर्बिटल है, ठीक है।
ये साइडवेज ओवरलैपिंग के कारण क्या हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह बन जा रहा है दोनों ऑर्बिटल के बीच में, और ये एक पाई बॉन्ड जैसा फॉर्म कर रहा है ना। अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो अब क्या होगा, देखिए ये और भी क्लोज आ जाएगा, है ना। दोनों जो ये डिस्टेंस में था सिग्मा बॉन्ड के कारण, अब पाई बॉन्ड के कारण क्या होगा, और थोड़ा क्लोज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जो कोवेलेंट टाइप बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा जब मैक्सिमम एक्सटेंट तक का जो है ओवरलैपिंग हो, है ना। मैक्सिमम एक्सटेंट तक का ओवरलैपिंग हो, तभी वहां पर क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक बनेगा, है ना। अदरवाइज वो फिर नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो ज्यादा होना चाहिए, तब जितना ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। अगर मेटल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो फिर वो उतना ज्यादा जल्दी शेयर नहीं करना चाहेगा, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, अब जैसे नॉर्मल मेटल ऑर्बिटल को लिगेंड ऑर्बिटल के साथ हम क्या कहते हैं बॉन्ड नहीं फॉर्मेशन करता है, वो क्या करता है, पहले अपने मेटल का जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल पहले क्या करता है, वो जो भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, भले वो डी हो, एसओपी हो, है ना, ये क्या करता है, एक प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से वो गुजरता है, और इससे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद वो इजीली बॉन्ड फॉर्म करता है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है, नॉर्मल जो ऑर्बिटल है उसका अलग अलग डायरेक्शन होता है ना, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जिसको हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में एक बार वो आ जाता है तो क्या होता है, वो एक डायरेक्शनल देता है, वो इधर उधर भटकता नहीं है ना। उसमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट तक होता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस जगह वो इजीली पता चलता है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, उसके बाद ये फिर बॉन्ड फॉर्म करता है ना। करेक्ट। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन मेटल कॉम्प्लेक्स। सो किस तरह से, देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 2, तो 2 अगर है कोऑर्डिनेशन नंबर तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना। हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से गुजरता है और फिर कैसे वो बन रहा है ना। तो देखिए 2 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp होगा, और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर होगा। तो देखिए एग्जांपल क्या है, AgNH3 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर क्या होगा, 2 एमिनो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, बॉन्ड एंगल भी आपका जो है ये NH3 और इधर NH3 होगा, तो ये शेप ही दिख रहा है हमको लीनियर, है ना। करेक्ट। उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ये sp2 होगा, ये ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो HgI3, ठीक है। तो Hg और 3 I, अब Hg लिख देंगे I, है ना, ये ट्राइंगुलर प्लेनर हो गया ये आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, 4 और 4 ये दोनों ही 4 है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा सारा, ये 4 में sp3 हो रहा है और ये 4 में आपका dsp2 हो रहा है ना। तो ये कब होता है, कैसे होता है ना, इसको याद नहीं करना है आपको, आप डिटेल एग्जांपल्स में देखेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला sp3 है तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल आपको मालूम ही है ना। dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब देखिए निकल कार्बोनाइल 4 है, टेट्रा कार्बोनाइल है तो ये टेट्राहेड्रल में आया। निकल टेट्रा साइनो है तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर में आया। ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्चुअली इसमें होता है क्या कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर निकल का जो डी इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर अप कर देता है, तो डी जो ऑर्बिटल है उसमें एक वैकेंट हो जाता है, इसलिए वो डी को उठाता है हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। इस केस में क्या होता है, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर अप नहीं होने देता है निकल के डी ऑर्बिटल को, तो यहाँ डी भरा हुआ रहता है, तो एस से शुरू होता है ना, तो एस और टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कि इसको हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 5 कोऑर्डिनेशन नंबर रहे तो इसको dsp3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, ये एक एग्जाम्पल है। आयरन पेंटा कार्बोनिल, है ना। अब देखिए फिर वापस 6 में जो आ जाते हैं वहां पर भी देखिए, एक 6 में है D2sp3, एक 6 में है sp3d2, ठीक है। तो दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, ये दोनों एग्जांपल है। अमीनो ग्रुप लिए तो हमारा D2sp3 हुआ, और अगर क्या कहते हैं फ्लोराइड लिया
तो हमारा sp3d2 हो रहा है, करेक्ट। सो जैसे अगर ये d2 है, इनर वाला d यूज कर रहा है, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है कि किसको क्या कहते हैं, करेक्ट, ठीक है, ओके। सो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल वो कैसे डिसाइड होगा, कि मान लेते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट उनका वही है पॉलिंग का, कि मान लेते हैं कि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो डी ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस डी ऑर्बिटल में क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में n-1 डी का यूज हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर ये हमारा और इसको हम लोग कहेंगे कि कुछ भी हो, मतलब d2 sp3 d sp2, है ना, ये सब मतलब ये इनर ऑर्बिटल इनर डी को यूज कर रहा है ना, ठीक है। n-1 मतलब क्या हो गया कि अगर फोर्थ सेल में है 4s 4p है तो 3d का ऑर्बिटल को ये यूज कर रहा है, इसीलिए आपका हो गया d पहले आया, है ना, क्योंकि पहले d यूज कर रहा है, बाद में फिर s और p आएगा, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अब उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ये सिर्फ nd को यूज कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये sp3d2 या फिर sp2d, हम डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे कि कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग से रखेंगे, मतलब दिमाग में बैठा लेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम्पल देके कि कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसको दिमाग में रखिए। शॉर्टकट यूज नहीं करना है किसी भी चीज के लिए, शॉर्टकट यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और फिर वीक फील्ड लिगेंड्स, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज हम आपको देंगे, है ना। उसमें आप देखेंगे कि कैसे मतलब ऊपर से नीचे जब हम लोग जाते हैं तो उसका क्या होता है, लिगेंड का जो है स्ट्रांगनेस घटते जाता है ना। तो जब हाई प्योरिटी लिगेंड रहता है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है, वो क्या करता है ना कि जो मेटल, जिस सेंट्रल मेटल के साथ वो जुड़ा है वहां पर उसको पेयर अप कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। मतलब लिगेंड जितना स्ट्रांग रहेगा आपके क्या कहते हैं मेटल ऑर्बिटल में, मेटल सेंटर में क्या करेगा, वो उतना ही पेयर अप करा देगा, और पेयर अप जितना कराएगा उतना ही वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, है ना। और जितना ही वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, अगर लिगेंड का पावर वीक है तो क्या करेगा, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा ना, पेयर अप नहीं कर पाएगा, पेयर अप नहीं करेगा तो पूरा डी ऑर्बिटल भरा हुआ रहेगा, तो वो एस और पी का यूज करेगा, और अगर और भी ऑर्बिटल चाहिए होगा तो उसके बाद वाला डी यूज करेगा, है ना। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू पेयर अप, है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और मेटल, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड का क्या काम है, ये क्या करता है, पेयर अप नहीं करता है ना, ये पेयर अप नहीं करता है, ठीक है। और एक चीज, और एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि कभी कभी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पूछता है ना। तो मान लेते हैं कि अगर एक भी, है ना, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, है ना। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक। और इसी से हम आपको उसका मैग्नेटिक वैल्यू भी कैलकुलेट करना बीएम में, है ना। बीएम में आपको मैग्नेटिक वैल्यू भी कैलकुलेट करना हम सिखा देंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं। आप कोई भी मेटल का जो है आप कॉम्प्लेक्स का इजीली मैग्नेटिक वैल्यू कितना है ना,
वो आप निकाल सकते हैं सिर्फ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी का फॉर्मूला यूज करके, है ना। तो वो हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे और वहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो इतना सारा ये पॉइंट था। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एग्जांपल्स को देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया एग्जांपल्स को, है ना। तो अब सबसे पहले जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देखेंगे, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें पता है कि ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, Cu NH3 6 2+। बिल्कुल वैसे ही मैंने जैसे कहा था कि आपको पहले जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको लिस्ट आउट कर दीजिएगा और लिस्ट आउट करने के बाद प्रोसेस को शुरू कीजिएगा। जैसे कॉपर है ना। तो कॉपर में यहाँ सेंट्रल मेटल क्या है, कॉपर है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका 29। अब आपको इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले कि डी इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन भरना है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 29 माइनस, और यहाँ पर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो अब हम बार बार ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालेंगे। अब देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे, यहाँ देखिए इजीली आप निकाल सकते हैं। इसको एक्स मान लीजिए, इसके द्वारा कंट्रीब्यूशन 0 हो रहा है, तो 6 × 0 0, तो कॉपर एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। इसका मतलब +2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर हम इसको 2 करेंगे, है ना, 2 माइनस कर देंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब है, 2 माइनस हो गया। और फिर 2 माइनस के बाद क्या होगा, इसका पेनल्टीमेट जो शेल है उसका भी इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा 18। तो बचा कितना, ये 29 से 2 गया तो यहाँ पर 27 8 गया तो कितना हो गया यहाँ पे 9। सो 9 डी इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ डी इलेक्ट्रॉन कितना है 9। तो अब हमारे पास क्या आ गया, कॉपर 2+ को अगर हमको भरना है तो हमें 9 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा इसके डी में, है ना। तो भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हमारा ये 4s क्या है, ये तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s वाला ही निकल गया होगा, है ना। 4s है, फिर हमारे पास क्या है 4p है, फिर हमारे पास क्या है 4d। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3d 4s 4p 4d। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लिया या वीक फील्ड लिगैंड लिया, है ना, क्योंकि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको तो आप किसी के साथ और पेयर अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि डी की कोई बात ही नहीं है। ये डी कौन सा है, देखिए यहाँ पर n-1 डी हुआ ये, है ना। और ये क्या हो गया आपका ns, ये np और ये nd। तो अब देखिए अगर nd यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में तो हम क्या करेंगे, इसको आउटर, है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, है ना। इसको और क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। और यहां पर देखिए n-d अगर यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। अब देखिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारा 6 है ना। 6 है तो 6 चाहिए होगा हमको, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से लेकर के हम यहां तक ले लेते हैं। इसमें क्या क्या यूज हुआ, देखिए 1 s 3 p प्लस कितना 2 d यूज हुआ है। देखिए s p 3 d 2, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, करेक्ट। समझ में आया, बहुत इजी है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब अगर आपको पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स का ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो आप यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देख करके, क्योंकि डी कौन सा यूज हुआ है, एनडी यूज हुआ है, मतलब डी आउटर साइड में है तो डी एनडी यूज हुआ है, तो हम इसको हम लोग सीधे लिख देंगे क्या है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर यही डी अंदर वाला यूज होता है n-1 डी, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब ये देखिए, अब इसमें अगर एक चीज देखना क्या है, ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका अनपेयर्ड है, ये क्या हो जाएगा आपका
पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, दूसरा एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देखते हैं। ये कोबाल्ट ले लिया हमने, है ना, NH3 6 टाइम्स और 3 पीस। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर आप मुंह से ही निकाल लीजिएगा, आपको कोई कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है इसका कोबाल्ट का, है ना, कितना है, तो 27 है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है NH3 का 0 है ना, यहाँ +3 है, तो आप कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू +3 हो जाएगा यहाँ सिंपली, है ना। तो +3 हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। तो +3 है तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 27 - 3 माइनस, है ना, पेनल्टीमेट का में जितना इलेक्ट्रॉन उसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 3 गया तो 24 18 6 इलेक्ट्रॉन है ना। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे डी में, यहाँ लिख देंगे कोबाल्ट 3+, है ना, एक 2 3 4 5 6, ये हो गया करेक्ट। अब हमारे पास और क्या क्या बचा हुआ है, 4s 4p 4d, है ना, ये 3d। अब क्या करना है, देखिए हमारे पास 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, और अमीनो ग्रुप जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, ठीक है। जो एमीन ग्रुप है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, करेक्ट। सो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का काम क्या है आपका, कि ये पेयर अप करेगा, है ना। तो पेयर अप करेगा तो क्या करेगा, देखिए अब इसके स्पेस है पेयर अप होने का, इसलिए ये होगा। अब देखिए क्या होगा, ये चला जाएगा यहाँ पे और ये चला आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक पेयर अप होने का, अगर यहाँ पर अगर आपका अमीनो ग्रुप होने के बावजूद अगर अमीनो ग्रुप के बदले में अगर यहाँ पर आपका कोई हेलोजन रहता तो ये उसी तरह रहता, फिर वो पेयर अप नहीं कर सकता, है ना, उसके पास उतना पावर नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को भेज दे वहां पर पेयर अप करने के लिए, है ना। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये हो गया, साइनो हो गया, है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये क्या करेगा, पेयर अप करने की कोशिश करेगा। तो अब ये इससे भी इस डी को मॉडिफाई करते हैं हम लोग, तो इससे भी ये डी क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह दिखेगा, देखिए ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑर्बिटल एम्प्टी बचा यहाँ पे, तो यहाँ का 2 यूज होगा, p और 4p, तो कितना हो गया, 3 4 5 6, तो हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारा पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2d का लिया तो इनर d लिया तो d2 और sp3, तो ये वाला जो आया हमारा d2 sp3 आया, करेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऐसे वैसे भी इसमें पेयर अप है, तो पेयर अप है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर रहा है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी बस इतना जान के रखिए कि जहां पर आपका जो पेयर अप हो रहा है, जहां पर पेयर अप हो जा रहा है वहां पर वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, क्योंकि सारा का सारा जो है, आप जैसे देखिए आगे जाकर के देखेंगे आप, जब वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है ना, T2G EG, तो जो नीचे में ही रह गया है ना, EG में ही रह गया, तो वो क्या हो गया, लो नीचे में ही रह गया, ऊपर तक नहीं जा पाया, है ना, उस क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को, बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों कहाँ रह जाएगा, नीचे में ही रह जाएगा, है ना, तो इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे सिर्फ नहीं रह पाएगा, है ना, ये T2G में भी फिल अप हो रहा है, इसलिए ये ऊपर तक जा रहा है ना, उस बैरियर को पार करके, इसलिए उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये आप आगे जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बस जान के रखिए अभी। लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। इनर ऑर्बिटल जो अंदर के मतलब n-1 के d को यूज किया है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो n-d को यूज किया है, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का आपको दे दिया हूं। मैं 2 एग्जांपल दे देता हूं आपको जो आप सॉल्व करेंगे। रुकिए मैं एग्जांपल चेक करता हूं। इसमें एक होमवर्क के तौर पे आप लिख लीजिए 2 कंपाउंड, एक लिख लीजिए आप ये
आयरन CN6 4 माइनस, है ना। और एक लिख लीजिए आप आयरन, है ना, H2O 6 2+। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना। पहला नंबर ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है ना। तो दोनों में क्या लिखना है आपको, पहला आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको इसमें और क्या निकालना है, ये इनर ऑर्बिटल, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये पता करना। ये तीन चीज, हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल, या डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है ना। तो ये तीन चीज आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, इसको मतलब पता करेंगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब उसमें स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कैसे होगा, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सिर्फ मेटल देख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई शॉर्टकट आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी जो मैं बताऊंगा वो भी आपका इजी वे में, और वो ऑथेंटिक है, और आप कोई भी बुक फॉलो करेंगे आपको उसी प्रोसेस में मिलेगा, है ना। शॉर्टकट मैं चाहता हूँ आप खुद से बनाइए, अदरवाइज वेट कीजिए लास्ट मोमेंट तक का, जब हम मैराथन सीरीज आपका लेंगे, जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा का एक पेपर को हम सॉल्व करेंगे, उसमें हम सारा आपको शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे शॉर्टकट लिया जाता है। ये जो हमारा सीरीज है, ये मैक्सिमम लोगों को अच्छे अच्छे कंपटीशन, जो भी एमएससी के कंपटीशन है, जो ये भी आपका बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, है ना, या फिर आपका जो गेट हो गया, या फिर जैम हो गया, तो जो बेसिक लेवल है, आप सीधे डायरेक्टली कोचिंग करने जाते हैं, 3 साल के सिलेबस को आप जो है 1 साल में पढ़ना चाहते हैं, जो कि एकदम पॉसिबल नहीं है ना। तो आप क्या करते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, और शॉर्टकट लेकर के कुछ एक स्कोर कर लेते हैं ना, जो कि रेंज रहता है आपका 20 और 30 स्कोर के बीच में। तो उस स्कोर में आपको एक अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाता है ना। और जो 60-70 स्कोर लेकर आते हैं, उनको सोचिए वो क्या करते हैं, उनका एक तो बीएससी में ही कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अदरवाइज क्या होता है ना, कि अगर आप 20 और 30 स्कोर के बीच में बैठते हैं, या फिर बिल्कुल कोई भी स्कोर नहीं ला रहे हैं, ये सब वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि और कोई कोचिंग जो है आप देखेंगे, वो लोग सिर्फ शॉर्टकट से, मतलब डायरेक्टली प्रॉब्लम दे करके और फिर समझाने की कोशिश करते हैं, कभी भी बेसिक्स में नहीं जाते हैं ना। बेसिक्स में आपको जाना बहुत जरूरी है, बेसिक्स आप जानेंगे फिर शॉर्टकट तो है ही। वो जो शॉर्टकट वीडियो है वो आपका 3 या 4 घंटे में एक पूरा सब्जेक्ट, एक पूरा चैप्टर खत्म होता है। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेरा यहाँ 18 से 20 लेक्चर होने वाला है, वो आप 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जो मैराथन सीरीज है वो एडवांस लेवल में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बताते जाएंगे, है ना। लेकिन जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वो ये है, यहाँ आपको समझना होगा डिटेल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, सो देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके।